पेट्रोल के कीमतों में जो महंगाई देखने में आई है उससे अवाम शदीद परेशान है। जगह जगह हर शहर में रैलियां निकाली गई हैं और इस हवाले से मुजाहिरे भी किए गए हैं। अवाम शदीद गम और गुस्से में पाई जा रही है। मौसमी बहरान बहुत ही ज्यादा इस मुल्क में मुसल्लत होता जा रहा है। आने वाले दिनों में मजीद क्या अहकाम किए जाएंगे हुकूमत की जानिब से और मजीद किन किन चीजों पर महंगाई की जाएगी, इसी पर आज बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त यूनुस बाट साहब, सीनियर तजियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर जैसे कल हमने बात की है कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, मजीद 30 रुपए इजाफा कर दिया गया है। क्या पेट्रोल की तीसरी किस्त भी आने वाली है? ये दो क्योंकि किस्तें जो हैं एक ही हफ्ते में गुजर चुकी हैं जिसमें 30-30 रुपए का इजाफा किया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन्जा सूरत इंतहाई खराब हो गई है। जो मुआशी हमारे मुल्क के हालात हैं दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। माशियत कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। हमारी यही हुकूमत जो वज़ीर-ए-आज़म जब इमरान खान थे तो वो महंगाई के खिलाफ मार्च करते थे। मरियम नवाज ने मार्च किया, बिलावल भुट्टो ने मार्च किया कि महंगाई बढ़ गई है। बड़ी तनकीद करती थी ये हुकूमत पर। आज ये खुद जब हुकूमत में है तो आप देखें, अब आज वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना है कि जी उन्होंने दिल पर बड़ा पत्थर रखकर ये फैसला किया है। तो भाई आप ये देखें कि इमरान खान को भी IMF ने दबाव डाला था कि आप तेल की कीमतें बढ़ाएंगे तो हम किस्त देंगे। उन्होंने कीमतें बढ़ाने की बजाय कीमत कम कर दी थी और लोगों ने उससे सराहा था और इससे लोगों को फायदा भी हुआ था। अब हालात जो है वो खुद ब खुद खराब हो जाएंगे। हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो भी कीमतें बढ़ाएंगे, बढ़ चुके हैं। बल्कि सर ट्रेनों में और एयरलाइंस में जो से इनमें भी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। गरीब आदमी जो बाजार से रोटी खरीदता है, जो ऑयल खरीदता है, जो सब्जी खरीदता है, कि जिसकी कीमतें खरीद पहले ही खत्म हो चुकी है, अब एक हफ्ते में 60 रुपए कीमत बढ़ जाने से आप ये बताएं कि कैसे मुमकिन है कि ये कीमतें बरकरार रह सकेंगी? किसी सूरत मुमकिन नहीं है। तो लोग हुकूमत को बददुआएं देंगे। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत एक ही बात कर रही है। जहाँ जाते हैं मरियम नवाज है जलसे में मासूम इमरान पर तनकीद करने की, हमजा शबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब है, जहाँ जाते हैं मासूम इमरान खान पर तनकीद करने की, शबाज शरीफ है जहाँ जाते हैं। अगर इनकी जहाँ भी जाके किसी जलसे में ये तकरीर करते हैं या जहाँ भी किसी फंक्शन में ये जाते हैं, इनके वहाँ जो तकरीर कर रहे होते हैं, जो बातें कर रहे होते हैं, इमरान खान की बात को माइनस कर दिया जाए तो इनकी तकरीर ही खत्म हो जाती है। यानी कि ये देखें मुखालफत बराए मुखालफत में लगे हुए हैं, जबकि ये मखलूत हुकूमत का कहना था कि वो इक़्तिदार में आके लोगों को रिलीफ देंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे, चीजों को सस्ता करेंगे। आप देखें कि अगर आपसे माशियत कंट्रोल नहीं हो सकती तो आपको छोड़ देनी चाहिए हुकूमत। आपको अवाम में चले जाना चाहिए। आपको जनरल इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। निगरान सेटअप काम कर देना चाहिए। आप देखें कि अब ये हुकूमत में आकर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो फैसले कर रहे हैं जो कि अवाम को पसंद नहीं है। आप देखें कि इन्होंने आके जिस तरह आते ही नैब को अब खत्म करने का इन्होंने सोचा, वहाँ नया चेयरमैन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जो FIA में इनके केसेस चल रहे थे तो FIA में इन्होंने तबादले करके ये तसर देने की कोशिश की। ये तसर क्या देने की कोशिश की, बल्कि ये इन्होंने साबित किया कि अब वो नैब से अपना FIA की अदालतों से बेगुनाही का सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे, जिसका सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा। तो ये भेड़चाल जो इन्होंने बना रखी है, इमरान खान का अगर बयानिया झूठा भी था तो अब ये सच्चा साबित होता दिखाई दे रहा है कि ये हर वो बात जो IMF चाहता है, जो अमेरिका चाहता है, ये उसके लिए जनाब लब्बैक कह रहे हैं। तो ये जब तक IMF के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, जब तक उन्हें ये नहीं कहेंगे कि हमारी अवाम जो पहले ही गुर्बत के हाथों जनाब आए रोज फाकों पर मजबूर है, खुदकशियां कर रही है, तो ये किसी सूरत भी अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। अच्छा सर, आपके ख्याल में ये जो महंगाई की गई है, इससे क्या सिर्फ जो गरीब अवाम है, आम अवाम है, यही सिर्फ मुतासिर होगी या फिर कोई जो ये हुक्मरान है ये भी मुतासिर होंगे?
आप देखें कि हुक्मरान के बच्चे, हुक्मरान की फैमिलियां, उनके पास तो कई कई गाड़ियां हैं, उन लोगों को तो पैसे की फिक्र ही नहीं, उन लोगों के पास तो लूटमार का पैसा है। मोस्टली वो लोग जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा कि जिन पर करप्शन के इल्जामात हैं और उनके खिलाफ मुकदमात भी चल रहे हैं, अदालतों में उनके केस ज़ेर समाअत हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि जब उनका नाम बतौर वज़ीर आज़म चॉइस किया गया तो उन्हें खुद ही नहीं बनना चाहिए था। वो कहते कि जब तक मेरे ऊपर दर्ज मुकदमात से मैं अदालतों से बरी नहीं हो जाता तो मैं उस वक्त तक वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। तो शायद उनका ये कह देना कितना बड़ा उनके फेवर में लोगों की बात आ जाती, लोग उसको अप्रिशिएट करते। ये तो इक़्तिदार के भूखे हैं, इन्हें तो पैसे का कोई फिक्र नहीं है, इनके लिए तो इनके पास तो इतना लूटमार का पैसा है। ये तो सफेद पोश आदमी मुतासर होगा जो ना तो ये कह सकता है मैं गरीब हूँ और ना जो ये कह सकता है कि किसी के आगे वो हाथ नहीं फैला सकता, ये तो वो मुतासर होंगे। तो ऐसे हालात में अच्छा सर, मरियम नवाज ने अपने एक जलसे में एक बैनर पे पढ़ा था कि अगर पेट्रोल और बिजली महंगाई हो जाए, मुल्क में महंगाई होने लग जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। तो आजकल जितनी महंगाई नजर आ रही है, तो आपके ख्याल में क्या देखते हैं इस बात पे कि क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए? जी, आप देखें इसमें तो वो बात जो कर रही है, ये तो एक आप समझें कि मौका आना था, एक वक्त आना था कि ये बात तो पहले ही सच्ची साबित हो चुकी है और उसकी ये बात कह देना अब इस बात की तस्दीक है कि जो उसके बैनर से पढ़कर कहा था, वो उसने जो भी आवाज लगाई थी उसको ये नहीं पता था कि शायद हमें भी इक़्तिदार मिलने वाला है। तो आप देखें अब तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इनके खिलाफ आवाज लगती है कि ये चोर है। आपने देखा होगा कि 3 दिन कबल हमजा शबाज शरीफ मिसी शाह के इलाके में एक घर में जहाँ डोर फिरने से हलाकत हुई थी, वहाँ जब जाते हैं तो एक आम बंदा खड़ा होकर कहता है चोर चोर, यानी कि चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये तो इनके लिए डूब मरने का मकाम है। हमजा शबाज को तो वही कह देना चाहिए जी खैरबाद, अब मैं भाई हुकूमत नहीं करूंगा, मेरे खिलाफ लोग हैं, मैं नहीं ऐसी हुकूमत में रहना चाहता। लेकिन ये तो इक़्तिदार के लिए देखें कि तेल और पानी का खेल, जिस तरह कहते हैं कि आग और पानी का खेल है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जमातें एक हो जाएंगी, ये आपस में जम हो जाएंगी। अब ये इक़्तिदार के भूखे थे, इन्होंने इक़्तिदार की खातर हर वो काम कर दिया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। यही नून लीग की हुकूमत मोहतरमा बेनजीर भट्टो के जहाज से पम्फलेट गिराया करती थी, सुबह नौज़बिल्ला उसे टैक्सी, पीली टैक्सी, क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था, क्या क्या उसके खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा नहीं किया था। पीपल पार्टी को भी शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो इनके साथ मिलकर हुकूमत में बैठे हुए हैं। उन्होंने जो अपना सियासी कदकार था इनके साथ लाकर खुद ही खत्म कर लिया है। जरदारी के मुतल्लिक पूरा हमारा पाकिस्तान क्या कहता है, वो तो पहले दिन से बदनाम है कि जो जरदारी है ये जनाब इसने पहले मोहतरमा के लिए जो है उसकी जिंदगी का खात्मा कराने में अहम किरदार अदा किया, उस पर यही इल्जाम है ना। अब जाहिर तो अवाम में यही आवाज है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि सियासी इंतकाम की आड़ में गलत फैसले किए गए, साबिका हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाया गया है? क्या ये गलत फैसले किए गए, जो भी गलत फैसले आपके नजर में किए गए या सही फैसले किए गए, और अवाम पे इसका क्या असर पड़ रहा है और क्या पड़ेगा? आप देखें कि सबसे पहले तो जब इमरान खान की हुकूमत कायम की गई उस वक्त भी फैसला इंतहाई गलत था। वो इस तरह फैसला गलत हुआ कि इमरान खान के पास जो 2/3 अक्सरियत नहीं थी, उसके पास इक़्तिदार में आने के लिए जो मुजवजा तादाद थी वो पूरी नहीं थी। उस वक्त मुक़्तदर कुव्वतों ने उसे सहारा दे के उसकी हुकूमत बना दी। अगर वो हुकूमत में था तो वो अगर कामयाबी से हुकूमत चलाने में नाकाम साबित हुआ तो ये नहीं उसका मतलब कि ये वो लोग जिनके खिलाफ अदालतों में मुकदमात दर्ज थे इनको उठा के हुकूमत में ले आते। जनरल इलेक्शन उसका हाल था, इलेक्शन में जाना चाहिए था। इमरान खान को हटाने के बाद एक ही फैसला होना चाहिए था कि मुल्क में इलेक्शन करवाया जाए। 1-2 सीट से अब इन्हें जनाब आपने देखा होगा कि इक़्तिदार में ले आए हैं। शबाज शरीफ या नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो मुल्क में एक परसेप्शन है, कौन वाकिफ नहीं है। लोग इनसे जो बातें करते हैं इनको तो इसका सबसे पहले खुद ही कहना चाहिए था हमें इलेक्शन चाहिए। इमरान खान के 3.5 साल दौर में ये जो लोग कहते थे ये खलाई मखलूक की बदौलत इक़्तिदार में बैठा हुआ है,
इसको हटाकर इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन की आवाज देने वाले आज खुद खलाई मखलूक के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। आज उनके कहने पे हर फैसला वो कर रहे हैं। इमरान खान ठीक है, जो भी उसने किया था, तो इनका तो एक ही नारा था, इलेक्शन होना चाहिए। तो आज इनका वो नारा कहाँ गया, इनका बयानिया कहाँ गया? वही नवाज शरीफ जो फौज के मुतल्लक जबान इस्तेमाल करते रहे, किसको मालूम नहीं कि उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, क्या क्या बातें की। मरियम नवाज के मुतल्लक किसको इल्म नहीं है कि वो क्या क्या बोलती रही हैं, फौज के लिए कितनी गलीज जबान इस्तेमाल करती रही हैं। हमारी पाक फौज को तो इन्हें इक़्तिदार के नजदीक भी नहीं आने देना चाहिए था। हमारी पाक फौज खुद इस जो तब्दीली के बाद एक अवाम में जो उसका मकाम था वो खो बैठी है। अच्छा सर, जो अब हालात चल रहे हैं और आने वाले जो हालात होंगे उसका भी किसी को इल्म नहीं है, आपको क्या लगता है कि आने वाले हालात में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मौशी हालात जो हैं वो तो बड़ी दूर की बात है कि ठीक होते भी नजर आएंगे। जी, बड़ी मुश्किल है कि आप ये कह सकें कि आने वाले दिनों में हालात सुधर जाएंगे, ये किन्जा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आज आप देखें कि रात जब तेल की कीमत बढ़ाई गई तो लोगों में एक जिस तरह के जब पेट्रोल पंप गिरा है उनके, तो वो लोग बड़े मायूस नजर आए। और रात ही वो लोग जो थे वो जब उन्हें पता चला कि 30 रुपए मजीद तेल बढ़ गया है, तो लोगों की एक बड़ी तादाद पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियां लेकर जमा हो गई कि शायद वो जो 30 रुपए की अभी कीमत नहीं बढ़ी उससे पहले पहले जितना भी मुमकिन हो सके अपनी गाड़ियों में तेल डलवा लें। वो तेल एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, सब लोग तो तेल डलवाने में कामयाब नहीं हुए। तो वो तो सिर्फ तेल डलवाने की बात थी। उस तेल के महंगा होने के बाद जो कुछ कीमतें बढ़ी हैं वो तो आपको इल्म है कि कैसे कैसे जो है वो अब कीमतें बढ़ने के बाद लोगों के क्या हालात होंगे। यूटिलिटी स्टोर पर लोग जो पहले ही लाइनें लगाकर खड़े थे, तो आज एक नई बात आप देखें कि इमरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया है कि जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, जो बसों पर सवारी करने वाले लोग हैं, वो उन्हें 2-2 हजार रुपया देंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये अवाम के लिए क्या क्या, ये नहीं कि ये कोई इंसानियत है? 2-2 हजार से क्या जो उनका पूरा महीने का खर्चा चल जाएगा? जी, मैं कहता हूँ जी, ऐसी बात कर देते हैं कि इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो इक़्तिदार में बिठाए हुए हैं। इनको सबसे पहले तो जो हमारे सियासतदान हैं इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किरायों में इजाफा होता जा रहा है और अभी मजीद होगा, वो आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी? जी, मैं कह रहा हूँ जी, आवाम गालियां नकार रही है, आवाम बददुआएं दे रही है, आवाम हुक्मरानों के लिए जोरियां उठा उठाकर इन्हें बुरा भला कह रही है। आज कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि जी वज़ीर-ए-आज़म का ये फैसला कीमतें बढ़ाने का, तेल बढ़ाने की, तेल की कीमतें बढ़ने का अच्छा फैसला है, कोई नहीं मानने को। चिमचे की सवारी सर, जो सबसे सस्ती सवारी है, वो भी आज कल के दौर में सबसे महंगी सवारी है। वो देखे जी, अब जब एक रिक्शे वाला, अगर वो छोटा मोटरसाइकिल रिक्शा है, उसके पास चिंची रिक्शा जिसे कहते हैं, वो 200 रुपए का पेट्रोल अपने रिक्शे में 1 लीटर डलवाएगा, तो वो कितना चला सकेगा उसे? वो जो भी सवारी बिठाएगा उसमें उसने अपने बच्चों का रिज़्क भी तलाश करना है, और उस रिज़्क में तलाश करने के दौरान उसे ये देखना होगा कि वो कम से कम कितने पैसे हासिल करे कि 1000-2000 रुपए वो दिन में कमा सके, जो कि बड़ा मुश्किल है उसके लिए। तो वो फिर क्या करेगा? हर बंदे से 50 रुपए का मुतालबा करेगा, तो हर बंदा एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाने के लिए 50 रुपए अफोर्ड तो नहीं कर सकता। ये बड़ा मुश्किल हो गया है। इस हुकूमत ने इस अवाम के लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं। आज पूरे मुल्क में आपने देखा होगा, अभी मैं देख रहा था कि ये लिबर्टी के इलाके में एक बहुत बड़ा एहतजाज चल रहा था, जिसे शाह महमूद कुरैशी भी खिताब कर रहे थे। इसी तरह दीगर अजला में भी सारा दिन इसी तरह की सूरत रही कि जुमे की नमाज के बाद लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर थे। तो ये देखें कि हुकूमत के लिए बड़ी शर्म की बात है कि अभी उसे इक़्तिदार में आए चंद दिन हुए हैं तो हुकूमत के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई है। तो इन्हें तो खुद इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए, लेकिन इन्हें आवाम की कोई फिक्र नहीं। इन्हें तो फिक्र है कि अपने केस किस तरह खत्म करवाने हैं। इन्होंने तो भेड़ बकरियों को, आप समझे कि आवाम को भेड़ बकरियां बना रखा है, और ऐसे ही समझे कि जिस तरह एक मखसूस किस्म के उनके मफादात हैं और उसके लिए सारे लोग उनका जो है शिकार हुए हैं। अच्छा सर, हुकूमत के जानिब से ये भी कहा गया है कि कफायत शारी भी दिखाएंगे और आगे जो है इस्लाहात भी लेकर आएंगे, जो महंगाई मुसलसल होती जा रही है। तो आपके क्या ख्याल में कि क्या मौशी इस्लाहात की बुनियाद पर क्या मजीद महंगाई की जाएगी या फिर आवाम को रिलीफ दिया भी जाएगा, या बस के बातें ही हैं? किन्जा, आप देखें, अगर तो मुल्क में खुशहाली होगी तो इस्लाहात लाई जा सकती हैं।
अगर आप देखें कि आप एक बिजनेसमैन को देख लें, आप किसी किसान को देख लें, अगर किसान के लिए कल को फैसला करते हैं कि वो गंदम इसी रेट पर या चावल जो आज फसल काश्त की जा रही है वो मूंजी की कल को फसल इसी रेट पर लोगों को या मार्केट में देने के लिए तैयार हो जाए तो नामुमकिन है, क्योंकि वो जो कीमत तेल की कीमत डबल कर दी गई है, तो जब तक उनको रिलीफ नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे मुमकिन है कि वो किसान जो है वो अपनी जो है इस इस्लाहात के लिए इनके साथ खड़ा होगा। इसी तरह दुकानदार को आप ले लें, कि इसी तरह आप फ्लोर मिल वालों को ले लें, जो फ्लोर मिल वाला गंदम अब महंगी खरीदेगा वो आटा सस्ता कैसे देगा, और जो ये आटा सस्ता देने का ऐलान करते हैं और वो भी जिस ऐलान के लिए ये कहते हैं कि इस कीमत पर दिया जाए वो लोग देने के लिए तैयार नहीं होते, और इतना गैर म्यारी आटा होता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते वो कि खाने के काबिल भी है, और उसी आटे से फिर लोग बूढ़ी बीमारियों का शिकार होते हैं, उससे ताकत नाम की तो चीज ही नहीं रहती उसमें। अच्छा सर, IMF से और क्या मजीद मुआहदे तय किए गए हैं जिससे और मजीद महंगाई बढ़ने का खदशा है? IMF को पाकिस्तान की हुकूमतों पर बिल्कुल इत्मीनान नहीं है। वो बिजली की सूरत में, वो पेट्रोल की सूरत में, वो अपना साथ साथ जो इन्हें पैसे दे रही है अपनी वसूलियां कर रही है, और वो मजीद जब भी पैसे मांगेंगे उनका एक ही मुतालबा होगा कि जी चीजें कीमतें बढ़ा दी जाएं। ये बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाएंगे, ये पेट्रोल की कीमतें भी मजीद बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग तो है नहीं, इनको कोई मुल्क भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, कहाँ से ये पैसे मांगेंगे? ये वो हुकूमतें हैं जिन्होंने मुल्क को मकरूज कर दिया है। ये इमरान खान क्यों कहता है कि जी इन लोगों ने पैसा यहाँ से लूटा और दूसरे मुल्कों में जाके इन्होंने अकाउंट खोले हुए हैं? तो इन लोगों के तो लंदन में फ्लैट है, किसी का दुबई में फ्लैट है, किसी का अमेरिका में फ्लैट है। तो जब ये लोग पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते तो इन्हें पाकिस्तान की कैसे फिक्र हो सकती है? ये तो आप देखें कि पाकिस्तान की अवाम के भलाई के नारे लगाने वाले किसको मालूम नहीं है कि इनके बैरून मुल्क जो है वो असासे नहीं है। ये दूसरों पर तनकीद करते तो थकते नहीं है, एक एक दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब उनको शर्म आनी चाहिए, मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए बात करते हुए, जो सारी उम्र फौज को गालियां निकालती रही है। वो किस मुंह से आज कह रही है कि जनाब इमरान खान जो है वो बुरा था, हम अच्छे हैं? कैसे ये लोग जो है मरियम नवाज के लिए दुआगो हो सकते हैं? अच्छा सर, वैसे तो हुकूमत की जानिब से इलेक्शन की जो कॉल है वो कह दिया गया है कि 2023 में ही इलेक्शन होंगे। अगर थोड़ी देर पहले होते या इसी साल में आखिर में जाके इलेक्शन होते हैं तो क्या नई आने वाली हुकूमत जो है तब तक की जो महंगाई होगी उस महंगाई पर कैसे काबू पाएगी? किंजा आप देखें कि ये 2023 की बात कर रहे हैं, ये मैं कहता हूँ कि ये 2 माह भी नहीं निकाल पाएंगे। जिस तरह के हालात पैदा हो गए ये खुद ही हुकूमत छोड़कर भाग जाएंगे। तो अभी तक सर असरार नजर आ रहे हैं कि ये हुकूमत छोड़ने वाले हैं, वरना लोग सड़कों पर इनका जनाजा निकाल देंगे। लोग जो है वो सताए हुए हैं, अब लोगों के अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं रही कि वो बर्दाश्त कर सकें, लोग इनके गले पड़ने को आते हैं। अब लोग जो है वो आप देखें कि पहले जब कीमत थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी तो लोग जब कोई उनके साथ तकरार करता था, मसलन को ट्रैफिक एहलकार रोक कर उसको चलान के लिए कहता था, तो लोग इतने सताए हुए थे कि वो अपने रक्शे को आग लगा देते थे। कई वाकयात में मैंने देखा है कि कई लोगों ने मोटरसाइकिल को आग लगा दी। उस वक्त तो कीमतें इससे पेट्रोल की आधी कीमतें थी, अब जब डबल कीमतें हो गई हैं तो आप देखेंगे कि अब इतलात आपको मिलती रहेंगी। आने वाले दिनों में आपको बड़ी अफसोसनाक खबरें मिलेंगी। आपको ये पता चलेगा कि किसी इलाके में फैमिली ने बच्चों समेत खुदकशी कर ली है। आपको पता चलेगा जी घर के सरबराह ने बच्चों समेत खुद को मार लिया है। आपको पता चलेगा जी फलां इलाके में जो है मैंने देखा है कि उस वक्त इतनी महंगाई भी नहीं थी, समराबाद के इलाके में एक इंसान अपने कमसन बच्चों को लेकर सड़क पर बैठा हुआ था और उसने क्या बैनर उठा रखा था कि बच्चे बराए फरोख्त। अब जो बंदा बच्चे फरोख्त कर रहा है वो क्यों कर रहा है? कोई पागल है कि अपने बच्चे किसी को दे दे? लेकिन वो इंसान ही बता सकता है ना कितनी परेशानी में है। अच्छा, तो सर आप मौजूदा हुकूमत को तब तक ही इक़्तिदार में देख रहे हैं जब तक ये अपने नैब से सारे केसेस जो उनसे खत्म नहीं करवा लेते? आप देखें कि ये हुकूमत, मैं कहता हूं कि जी हमारे जो हुकूमत लाने वाले लोग हैं उन पर भी कितने अफसोस की बात है कि इन्होंने राजा रियाज जैसे बंदे को अपना अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। भाई आप देखें कि राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने से क्या मुल्क की सिमत दुरुस्त सिमत रहेगी? क्या ये PTI की जमात जो अपना इक़्तिदार के हवाले से बाहर निकाली गई है, क्या वो आप उम्मीदवारान के अपना जो उनके लोग इलेक्ट होकर जिन्होंने MNA की सीटें हासिल की हैं, सबसे बड़ी तादाद तो उनके पास है।
जब उनके पास सबसे बड़ी तादाद है तो आप कैसे जो है वो जहांगीर तरीन के चंद सीटों वाले बंदे को अपोजिशन लीडर बना सकते हैं? ये सब लूट मार का एक तरीका है, ये सब बहाने हैं। जो शहबाज शरीफ कल खड़ा होके एक जलसे में कह रहा था कि शहबाज शरीफ जो है वो महंगाई को खत्म करने के लिए, आटा सस्ता करने के लिए अपने कपड़े फरोख्त कर देगा, अपने कपड़े बेच देगा। अब शहबाज शरीफ बताए ना ये फिर महंगाई क्यों बढ़ी है? आप बातें तो जज्बात में आके बड़ी बड़ी कर जाते हैं। उसकी बात करने के बाद कई दिन तक सोशल मीडिया पे क्या होता रहा, लोग शहबाज शरीफ को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहे। मैंने बहुत से ग्रुपों में देखा कि लोग कह रहे थे कि हम आटे का थैला डर से नहीं खोल रहे, तो साथ लिख रहे थे आगे कि इसलिए डर से नहीं खोलते कि कहीं शहबाज शरीफ का कच्चा ना निकल आए। जी। तो ये देखें, ये वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिक़ जब इस तरह की बातें की जाएंगी तो वज़ीर-ए-आज़म को शर्म आनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सर, इसी पर मजीद बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे। आज वजीर आजम ने, इमरान खान ने, साबिका वजीर आजम ने जलसा किया और जिसमें उन्होंने बोला है कि मुझ पर गद्दारी का मुकदमा करके इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी शदीद महंगाई की और मौशी बहरान की, और जिससे हर खास और आम जो शख्स है, आवाम है, उससे मुतासिर हो रही है। बढ़ती हुई महंगाई से जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है, और बिजली की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इसी पर बात हो रही थी और आज साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी कहा गया है कि मुझ पर गद्दारी का मुकदमा करके जबरदस्ती जो है गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ लाइन पर मौजूद है इस वक्त नासिर इकबाल साहब। नासिर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर इकबाल साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी नासिर इकबाल साहब, बताइएगा, जो कल रात ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये हुकूमती सतह पर जो कवायद शारी पे भी मुहिम की हकीकी की जा रही है, ये जो कवायद शारी की जो मुहिम चलाई जा रही है, या फिर ये सिर्फ नुमाइशी है और दिन ब दिन जो उनसे और महंगाई देखने में आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो लोग हैं जो माजी में कई बार मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतों में इक़्तिदार में आ चुके हैं और एक दूसरे के माजी में ये बदतरीन मुखालिफ भी रहे हैं। जी। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो सियासत थी 90 की दहाई में, वो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले किस तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालते थे और एक दूसरे को गद्दार, सिक्योरिटी रिस्क और कौमी चोर कहा करते थे। जी। तो आज ये बाहम शीरो शक्कर हैं और एक साथ मिलके इत्तेहादी हुकूमत की सूरत में हमारे सामने हैं। आप के प्रोग्राम की वसातत से हमने बारहा कहा कि इनके पास कोई मुतबादल प्लान नहीं है, कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। आज तक इन्होंने कौम को ये नहीं बताया कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो हम महंगाई किस तरह कंट्रोल करेंगे। आप विटनेस हैं, आपके सुनने वाले विटनेस हैं कि ये हमने बारहा बात की है आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। जी। और वही हुआ है, जैसे ही ये इक़्तिदार में आए हैं इनकी तरजीहात भी सामने आ गई और इनकी नाअहली, इनकी नाकामी, बद इंतजामी भी सामने आ गई। और सर अभी भी कुछ आगे देखने में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मजीद इस्लाहात करेंगे, किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। अभी तक इस तरह का कोई भी इस्लाहात देखने में आ नहीं रही है। जिस कफायत शारी और सादगी की आपने इशारा दिया है वो हमने देखा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इस तरह तुर्की जाना था, भाई आपने तुर्की जाना है, अभी कुछ हासिल नहीं हुआ और आपने जिस तरह यहाँ पे अखबारात में हाफ पेज के फ्रंट जो पेज है उसका अखबारात का आपने आधा उसपे अपने इश्तिहार की नजर कर दिया, अपनी तस्वीर और तैयब दुकान की तस्वीर, उसमें क्या मैसेज था, क्या कौम को मिला, क्या हासिल असूल था। मेरे जैसा तालिब इल्म तो समझने से कासिर है। ऐसी हरकतें करके आप ये तासर दे रहे हैं कि आप कफायत शारी और सादगी अपनाएंगे, तो उसमें उस दौरान तुर्की में मिला क्या हमें? आज तक कौम को नहीं बताया गया कि आप क्या लेने गए थे और क्या लेके आए। ये सिर्फ सफल तसल्लियां हैं और इनकी जो शोबदाबाजियां, हमारी जो सियासी तारीख है भरी पड़ी है ऐसे वाकया से कि ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जी।
अच्छा तो सर जो गलत फैसले किए गए माजी में भी और अब तक जो है सभी गलत फैसले ही होते नजर आ रहे हैं और सियासी इंतकाम की सजा क्या सिर्फ गरीब को ही भुगतना पड़ेगी? देखिए, आपने अभी जो से पहले आपने गुफ्तगू की इमरान खान के हवाले से, मैं उसमें भी बात करना चाहूंगा। तालिब इल्म इमरान खान ने एक सियासतदान की हैसियत से एक संजीदा बात की तरफ इशारा किया है। अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपना एक डर वो कौम के सामने रखा है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर इस तरह के हालात रहे, और जो दुश्मन ये चाहता है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये जब हम नौजवान थे तब से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमारी सालमियत के दर पे हैं। कभी बलोचिस्तान की बात होती थी, कभी किसी और सूबे की बात होती थी, और पाकिस्तान के अंदर से भी इस तरह की आवाजें उठती थी कि हमें कोई सिंधु देश की बात करता था, कोई बलोचिस्तान को अलग करने की बात करता था। मेरे मुंह में खाक। अल्लाह ताला हर उस कुव्वत को, हर उस शख्स को अल्लाह ताला गारक करे जो पाकिस्तान की सालमियत का दुश्मन है। लेकिन उस शख्स ने, उस इमरान खान ने उस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर हम ना संभले और अगर ये लोग मुसल्लत रहे तो खुदा ना खासा ये कुछ हो सकता है। ठीक है, इस बुनियाद पर अगर आप तानाजानी शुरू कर दें और उसको गद्दार करार दे दें और ये कुछ इस तरह की फजूलियात, तो वो मैं समझता हूँ कि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को भी ये अपने ज़हन में रखें कि उसने अपना खर्चा जाहिर किया है। उसकी ख्वाहिश नहीं है। साहब अब क्या बनेगा? आपके लीडर को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अब वो हुकूमत कहती है कि गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या होगा? देखिए, ये हुकूमत का गलत ट्रैक होगा अगर हुकूमत इस पर जाती है, लेकिन इनसे बाइद नहीं है, क्योंकि ये हमेशा इनसे इसी तरह के हथकंडों की और इसी तरह के हरबों की उम्मीद की जानी चाहिए। ये सियासत का सियासी अंदाज में मुकाबला नहीं करते। ये हमेशा से, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि 90 की दहाई से लेकर मैं यही सुनता आ रहा हूँ। ये दोनों जमातें जो आज एक दूसरे के साथ इत्तेहादी और भाई भाई बने हुए हैं, दोनों पार्टियां, ये वही शहबाज शरीफ है जो बात करता था कि मैं जरदारी को घसीटा ना तो मेरा नाम बदल दें, और जरदारी भी जो कुछ कहता था नून लीग के बारे में, ये मौलवी नवाज शरीफ है, ये ज़ियाउल हक की बाकियात है, इस तरह की सारी बातें वो मैं और आप भूल भी जाएं तो कौम नहीं भूल सकती, तारीख नहीं भूल सकती। तो अब ये लोग अगर मिलके इमरान खान को ये ताना दे रहे हैं कि वो गद्दार है, तो पहले तो ये खुद या तो फिर एलानिया कहें कि हम झूठे थे माजी में, हम जो एक दूसरे को गद्दार कहते रहे वो हम गलत थे, हम झूठ बोलते थे। तो ये सबसे पहले तो इन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि माजी में जो इनके इल्जामात थे एक दूसरे के बारे में, वो कहाँ तक उसमें सच्चाई थी और कहाँ तक झूठ था। तो जहां तक इमरान खान की बात है, मैंने आपको अर्ज किया कि उसने अपने एक दर्द का, खदशे का इजहार किया है, एक डर का इजहार किया है कि खुदा ना खास्ता ये कुछ हो सकता है, या जो हमारे दुश्मन है ये करने जा रहे हैं, उनका एजेंडा है। उसने कोई माजल्ला ख्वाहिश नहीं जाहिर की। उसने ये नहीं कहा कि मैं कोई ऐसा किरदार अदा करूंगा, ये मेरी को ख्वाहिश है माजल्ला। ये जो हमारे अंदर बाज हलकों में और बाज मखसूस पार्टियों के कारकुनान में जो जहालत भरी हुई है, और वो जो उस चीख चीख के उस जहालत का इजहार कर रहे हैं, उस बात को अपने एंगल से जो दोहरा रहे हैं, वो बजाते खुद एक, मैं समझ रहा हूँ, कौमी जुर्म है। इसका कहना ये है नासिर इकबाल साहब के इस जो सारे एक एजेंडा जो बता रहे हैं मुरतब किया गया है, उनका कहना है कि इस एजेंडे में भारत, इस एजेंडे में इसराइल, इस एजेंडे में अमेरिका शामिल हैं, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपना जो मौजूदा मकाम है खो दे। इमरान खान का कहना है, उनका ये ख्याल है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है ये कहीं उनके एजेंडे की तकमील ना कर दे। सबसे अहम बात यह है खान साहब कि आपको बताते चले कि इस मुल्क में बहुत बड़े जो एक नामवर लीडर थे जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, लोगों का वो बड़ा मकबूल लीडर था, और उसका ख्याल था
کہ جب مجھے پھانسی دی گئی تو اس ملک میں آگ لگ جائے گی. بھٹو کی پھانسی کے بعد ملک میں بڑے چند ایک لوگ نکلے تھے, بڑے کم لوگوں نے, آپ اکا دکا سمجھ لیں کہ جنہوں نے خود کو آگ بھی لگائی تھی. وہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ ایک بڑا احتجاج ہوگا وہ نہیں ہو پایا تھا. اسی طرح میاں نواز شریف کو جب نااہل قرار دیا گیا, میاں نواز شریف کو جب اقتدار سے نکالا گیا, میاں نواز شریف جب جی ٹی روڈ سے لاہور پہنچے تو یہ خیال کیا جاتا رہا کہ شاید ملک میں جناب سارے حالات خراب ہو جائیں گے اور میاں نواز شریف کی حمایت میں لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے. اسی طرح ہمارے جو میاں نواز شریف کے علاوہ دیگر بھی کئی ایسے لیڈران, مثلا بے نظیر بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت بھی یہی توقع باندھی گئی. اب عمران خان بھی یہی توقع باندھ رہے ہیں کہ شاید میری غداری کے مقدمے کے بعد اس ملک میں آگ لگ جائے گی, لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ سن رہے ہیں, یہ پہلے سے علم تھا کہ رانا ثناء اللہ کے ہوتے ہوئے گرفتاریاں بھی ہوں گی. رانا ثناء اللہ کے ہوتے ہوئے جو بھی احتجاجی یا جو آزادی مارچ نکلے گا اس کے لیے انہوں نے پہلے سے یہ پلان کر رکھا تھا. سر ناصر اقبال صاحب کا موقف بھی لے لیتے ہیں, ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. ناصر اقبال صاحب جی بات کمپلیٹ کر لیجیے اپنی. جی بات صاحب جو آپ فرما رہے ہیں, میں نے پہلے بھی کیا نا کہ ہمارے یہاں یہ فیشن ہے, آپ کھڑے کھڑے کسی کو بھی غدار کہہ سکتے ہیں, کسی کو بھی آپ یہودی ایجنٹ کہہ سکتے ہیں. وہ تاریخ نے دیکھ لیا کہ ایجنٹ کون ہے اور کون ناموس رسالت کا پاسبان ہے. بات یہ ہے عمران خان کو ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے. لیکن جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو حکومت ہے 11-12 جماعتوں کی ایک متحدہ حکومت, یہ سارے مل کے بھی عمران خان کا میدان سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, نہ یہ ایوان میں مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر انہیں امریکہ کی پشت پناہی نہ ہوتی, امریکہ کی سپورٹ نہ ہوتی, تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ 12 چھوڑ کے 24 جماعتیں بھی مل جاتی تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کبھی کامیاب نہ موجودہ ہوتی. حکومت جو ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ جو یہ سارے معاہدے ہم جو لے کر چل رہے ہیں یہ عمران خان کی جانب سے کیے گئے ہیں, سابقہ حکومت کی جانب سے. یہ کنزا بات تو آپ کی ٹھیک ہے, معاہدے شاید جو مرضی الزام لگاتے رہے, وہ معاہدے جو تھے وہ آج تو اب ان کے معاہدے کیے گئے ہیں. خاصا بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہم آپ کی بات کو اس طرح سے لیتے ہیں. آپ دیکھیں عمران خان نے, میں آپ کی بات کہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, عمران خان نے تو کئی ایسے کہنا چاہیے کئی ماہ تک پیٹرول کی قیمت میں استحکام رکھا, ٹھیک ہے. تو اس کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی تھی, اس نے ایسا کون سا معاہدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میں حکومت سے مجھے ہٹایا جائے ایک سازش کے تحت, اور جو حکمران آئے وہ آپ کے ساتھ پیٹرول کی ایک ہفتے میں 60 روپے قیمت بڑھا دیں. تو یہ تو ایک مسئلہ خیز الزام ہے. خاصا میرے خیال میں جو عوام عمران خان کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتی تھی اور جو بڑی توقع لگائے بیٹھے تھے کہ شہباز شریف وغیرہ آئیں گے اور ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اب ان کو عقل آ گئی ہوگی کہ عمران خان نے کتنا قیمتوں میں استحکام رکھا. جی بالکل, پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل ہی ختم ہوا ہے. ناصر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. یونس بار صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں وقت دینے کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان کنزا بشیر کو اجازت دیجیے. لینے کے بعد